Putin may be preparing to unleash a radioactive dirty bomb in Ukraine. Russia's defense ministers accuse Ukraine of planning to use what's called a पुतिन का कहना है कि यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल रूस पर करता है। Dirty bombs are detonated devices with radioactive material in them. लेकिन इस बीच आप ये सोच रहे होंगे कि ये डर्टी बम क्या होता है। President Putin, who's threatened to use nuclear weapons. तो डर्टी बम और न्यूक्लियर बम में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं जानेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर के बीच डर्टी बम काफी न्यूज में रहा है और रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज होने की वजह से डर्टी बम को न्यूक्लियर बम के बराबर खतरनाक बताया जा रहा है। तो क्या है इसकी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। हाय, यू आर वाचिंग ब्रोकन कोड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज डर्टी बम? इज दिस एज डेंजरस टू न्यूक्लियर बम? क्या है डर्टी बम और क्या ये न्यूक्लियर बम के बराबर खतरनाक है? तो इसका सीधा साधा आंसर है A dirty bomb is not same as the atomic bomb or nuclear bomb. Dirty bomb is totally different with the atomic bomb or nuclear bomb. ये कहीं से कहीं तक dirty bomb की तरह नहीं है, लेकिन कैसे जानेंगे इस वीडियो में। तो dirty bomb क्या होता है? A dirty bomb is a mix of explosives and radioactive material. तो dirty bomb एक मिक्सचर है explosives का और radioactive material का। तो यहाँ पे explosives क्या हो सकते हैं? तो नॉर्मली डायनामाइट, TNT और जिलेटिन रॉड ये नॉर्मल एक्सप्लोजिव्स हैं जो कि माइनिंग इंडस्ट्री और हमारी आर्म फोर्सेस यूज करती हैं। नेक्स्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम, प्लूटोनियम, सीजियम ETC। और यहाँ पर प्योर रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है डर्टी बॉम्ब में वो मेनली होता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो कि डिफरेंट रिसर्च फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, माइनिंग और अदर रिसोर्सेज से इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है डर्टी बॉम्ब में। तो डायनामाइट और रेडियो एक्टिव वेस्ट का मिक्सचर इन द पाउडर फॉर्म, तो इन दोनों को आपस में मिला करके बनाया जाता है डर्टी बॉम्ब। तो आखिर ये डर्टी बॉम्ब कैसे काम करता है और ये नॉर्मल एक्सप्लोजन से कैसे ज्यादा खतरनाक है? तो डायनामाइट को जब ब्लास्ट किया जाता है तो इसके साथ जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, तो ये डस्ट की फॉर्म में, स्मोक की फॉर्म में आसपास की सराउंडिंग में फैल जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन का काम करता है। तो इससे फूड, वाटर, एयर सभी रेडियो एक्टिवली कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। इसका दूसरा नाम है रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल डिवाइस। एक ऐसा डिवाइस जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को डिस्पर्स करे, आसपास के सराउंडिंग में फैला दे। तो ये काम करता है डर्टी बॉम्ब, इसलिए इसको रेडियो एक्टिव डिस्पर्सल डिवाइस भी कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि जब रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन आसपास के सराउंडिंग में फैलता है तो इससे दो टाइप के एक्सपोजर होते हैं। पहला है एक्सटर्नल एक्सपोजर और दूसरा है इंटरनल एक्सपोजर। तो रेडियो एक्टिव डस्ट और रेडिएशन की वजह से ये दोनों एक्सपोजर होते हैं। तो एक्सटर्नल एक्सपोजर को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज हम एक ऐसी सराउंडिंग में हैं जहाँ पर बिल्डिंग, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की स्ट्रीट्स सभी रेडियो एक्टिवली कंटेमिनेटेड है ड्यू टू डर्टी बॉम्ब ब्लास्ट। तो यहाँ से इन रेडियो एक्टिव मटेरियल का डिके होता है। जैसा कि आपको पता होगा रेडियो एक्टिव मटेरियल ब्रेक होता रहता है, उसकी हाफ लाइफ काफी ज्यादा होती है, तो सालों तक वो रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसके डिके की वजह से इसमें से अल्फा, बीटा और गामा रेज निकलती हैं, जो कि काफी हार्मफुल होती है, जो ह्यूमन की आईज, स्किन और इवन दो उनकी बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं। तो ये सब आता है एक्सटर्नल एक्सपोजर की कैटेगरी में। अब सेकंड टाइप का जो एक्सपोजर होता है वो होता है इंटरनल एक्सपोजर। जैसा कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डस्ट जिसको हम इनहेल कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हमारी नोज के थ्रू हमारे लंग्स में ट्रांसमिट हो सकती है, हमारे लंग्स से ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकती है। तो रेडियो एक्टिव थ्रू इनहेलेशन हमारी पूरी बॉडी में फैल सकता है। और सेकंड है इंजेक्शन। अगर हम सपोज किसी रिवर का या किसी पॉन्ड का पानी पी लेते हैं जो कि रेडियो एक्टिवली कंटेमिनेटेड है, कि वहां पर कोई डर्टी बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ और वो डस्ट उस पानी में मिल गई, उस फूड में मिल गई, तो हम उसे इंजेस्ट कर लेते हैं थ्रू फूड चेन और वाटर। तो इससे क्या होता है कि हमारे स्टमक से भी ये सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल हमारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है और हमारे सारे ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है जैसे आयोडीन 131। आयोडीन 131 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसके डिके होने पर बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो ये बीटा पार्टिकल्स क्या करते हैं कि हमारी थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। सेकंड यहाँ पर सीजियम 131 जिससे गामा रेज एमिट होती हैं और ये गामा रेज हमारी मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज को हार्म करती हैं। थर्ड है प्लूटोनियम 239 जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करता है जब इसका डिके होता है और ये हमारे लंग्स, लीवर और बोन्स को अफेक्ट करता है। और इंटरनल एक्सपोजर
एक्सटर्नल एक्सपोजर के कंपैरिजन में 200 से 300 गुना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो आखिर ये डर्टी बॉम्ब कैसे बनाया जाता है? तो डर्टी बॉम्ब बनाना बहुत ही आसान है। यू नीड अ 2 रॉ मटेरियल, फर्स्ट इज एक्सप्लोजिव एंड सेकंड इज रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल वेस्ट आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स, रिसर्च फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता है। ये एक वर्ल्ड वाइड इनके यूज का चार्ट है, किनको वर्ल्ड वाइड किन किन एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है इन पीसफुल एरियाज। तो 80% रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और 5% इनका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में। इसमें काफी सारी मशीन्स और कैंसर टिश्यूज को किल करने के लिए भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। 11% किया जाता है इस्तेमाल फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग में, और 4% इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। तो इन सभी इंडस्ट्री से ये रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके डर्टी बॉम्ब में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो मेन टॉपिक था कि डर्टी बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से कैसे अलग है, तो उसको जानते हैं। सबसे पहले डर्टी बॉम्ब एक कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव और वेस्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक न्यूक्लियर बॉम्ब में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन प्रेजेंट होता है, और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ही वो रिएक्शन है जो इसको इतना हार्मफुल बनाती है। डर्टी बॉम्ब का एक्सप्लोजन का एरिया कुछ मीटर्स तक होता है, ये कुछ मीटर्स तक हार्म कर सकता है, लेकिन सपोज एयर के कांटेक्ट में आने पर या वाटर के कांटेक्ट में आने पर, किसी फूड चेन के कांटेक्ट में आने पर इसका जो एरिया है वो काफी बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जाए तो इसका एक्सप्लोजन मिलियन टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू डर्टी बॉम्ब, और इसका रेडिएशन कई स्क्वायर किलोमीटर तक फैल सकता है। डर्टी बॉम्ब लेस हार्मफुल है, और इसी का काउंटर पार्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ये मिलियन टाइम्स इज मोर डेंजरस टू डर्टी बॉम्ब। क्या डर्टी बॉम्ब का कभी इस्तेमाल हुआ है? यूएन के अकॉर्डिंग डर्टी बॉम्ब को सिर्फ टेस्ट किया गया है, लेकिन किसी भी कंट्री के द्वारा इसे किसी कंट्री के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की 2 सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस समय चल रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इन 2 सिटीज पर इस बॉम्ब को गिराया था, और इसमें लाखों लोगों की जानें गई थी। हिरोशिमा में अकेले 1,29,000 लोग मारे गए थे, और नागासाकी में लगभग 2,26,000 लोग मारे गए थे इस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से। इसलिए एटॉमिक बॉम्ब डर्टी बॉम्ब से बहुत ज्यादा डेंजरस है ड्यू टू फ्यूजन रिएक्शन, लेकिन डर्टी बॉम्ब में ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होती, और आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में इन 2 एटॉमिक बॉम्ब के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इनका रेडिएशन अभी भी कुछ मात्रा में इन सिटीज में प्रेजेंट है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन डर्टी बॉम्ब एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।